हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो स्वागत है जी आपका हमारे एचटेट पीजीटी कॉमर्स की एक नई सीरीज में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप सवालों में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2026 एग्जामिनेशन की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक उसमें भी इंक्लूडेड रहता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। A firm is maintaining a provision for bad debts at 5% of debtors and a provision for discount on debtors at 2.5%. If at the end of the year debtors amounted to 20,000, the provision for discounts will be. अब देखो 20,000 में से 5% तो बैड डेट्स ही हो जाएंगे, तो 5% यानी कि 1,000 तो बैड डेट्स ही हो जाएंगे। जो बैलेंस 19,000 बचेंगे उसके ऊपर आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो यहाँ पे मेंटेन की जाएगी। और इसका जो रेट हमें बता रखा है वो 2.5% का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बता रखा है। और 2.5% का अगर आप रेट इस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका 475 रुपीज बनेगा। 475 रुपीज का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे आप बना के चलेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कैश बुक में हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है 4,000 का। ठीक है जी, बट यहां पे कहा गया कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटेड टू ₹300। तो आपने कुछ चेक्स ऐसे हैं जो बैंक में डिपॉजिट जो करा दिए बट बैंक ने अभी क्लियर नहीं किए। ठीक है जी, तो आप अपनी कैश बुक में तो उसे इंक्लूड कर लिया होगा आपने, बट बैंक ने उसे इंक्लूड नहीं किया, तो बैंक तक पहुंचने के लिए आपको कैश बुक में से उन्हें घटाना पड़ेगा। और साथ ही कुछ ऐसे चेक हैं जो कि आपने इशू कर दिए पेमेंट के लिए, बट अभी सामने वाले ने उन्हें प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। तो बैंक में बैलेंस हमारा नहीं घटा, बट हमने घटा दिया होगा। तो हमने घटा दिया होगा तो पासबुक तक पहुंचने के लिए इसे ऐड करना होगा जी। और साथ ही कहा गया कि बैंक में इंटरेस्ट भी आ रहा है और डिविडेंड भी आ रहा है 100 रुपीज का, जो कि हमने किताबों में नहीं डाला। तो पासबुक तक पहुंचने के लिए इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा और आप अपनी पासबुक तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करने से बताइए फटाफट से क्या निकल कर आएगा। सर ये हमारा 4100 निकल कर आएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ओपनिंग स्टॉक आपका है 2,13,000, परचेजेस हैं 16,55,000 की, सेल्स हमारे पास है 21,32,000 की, कैरेज इनवर्ड है 32,500 का, कैरेज आउटवर्ड है 38,600 का, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास है 42,000। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब हमने जो सामान बेचा वो वापिस आ गया, वो इनवर्ड आ गया यानी कि वापिस आ गया। तो आपकी ये सेल रिटर्न है 42,000। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 25% ऑन कॉस्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है? देखो जी, सीधा सीधा आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालोगे? देखो आपको सेल्स के बारे में बता रखा है कि 21,32,000 आपकी सेल है और सेल रिटर्न इसमें से आपको घटानी पड़ेगी। सेल रिटर्न घटाने के बाद ये कितना बचेगा? 21,32,000 में से आप 42,000 घटा दोगे, सो इट इज गोइंग टू बी 20,90,000। ये आपकी नेट सेल आएगी। अब हमें कहा गया कि हमारे पास जो जीपी है इट इज 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 25% मतलब हमारे पास सेल का 20%। तो सेल का 20% कर दीजिए तो आपके पास जीपी निकल कर आ जाएगा। इस जीपी को अपनी सेल में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला जो है आप उससे इक्वेट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट यू आर इनकरिंग माइनस योर क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास हैं सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के, तो उसकी वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। ध्यान रखिए कि आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसमें आप केवल कैरेज इनवर्ड को ही लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड को आप नहीं लेते हैं। ठीक है जी, तो इस हिसाब से इस सवाल को हमने सॉल्व किया। यहां पर हमने अपनी कॉस्ट से सीओजीएस जो हमने निकाला, सीओजीएस को इस फॉर्मूला से इक्वेट किया और हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक निकल कर आया वो यहाँ पे क्या निकल कर आया? 2,28,500 का। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो इस हिसाब से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा है कि अ सपोर्टिंग वाउचर इज। तो कोई भी सपोर्टिंग वाउचर है बेसिकली कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन का वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सो आंसर इज ऑप्शन 1। चलिए अगला सवाल है
कि कंपनी ने फोरफिट किए 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच, उसपे 70 जो है कंपनी ने कॉल्ड अप किया हुआ था और शेयर होल्डर ने उनपे 50 पर शेयर पे किया था। तो कंपनी ने 70 मंगाया था, शेयर होल्डर ने उनपे 50 पे कर दिया था और अब यहाँ पे क्योंकि उसने बैलेंस हमें अमाउंट नहीं दिया, हमने शेयर्स को फोरफिट कर लिया। तो फोरफिट किया होगा तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट डाला होगा, जो भी शेयर होल्डर से मिल गया हम उसे शेयर फोरफीचर में डाल देते हैं। तो शेयर होल्डर से 50 मिले, 50 हमने शेयर फोरफीचर में डाल दिए, 50 इंटू 200 इतना फोरफीचर में डाल दिया। अब इस अमाउंट का इस्तेमाल हम करेंगे जब हम वापस से इन शेयर्स को री इशू करेंगे डिस्काउंट पे। तो अब कहा कि हमने इन शेयर्स को री इशू किया 80 रुपीज पे, फुली पेड अप पर शेयर। तो देखो यहां पे बताया कि शेयर आपका 100 रुपए का है और आपने उसे 80 में इशू कर दिया, तो यानी कि 20 का आपने यहां पे डिस्काउंट दे दिया। तो कितना डिस्काउंट बेसिकली आपने दिया, तो डिस्काउंट आपने दिया 20 इंटू 200 का, यानी कि 4000 का डिस्काउंट आपने दिया। इस 4000 का जो डिस्काउंट है इसको आप फोरफीचर से एडजस्ट करेंगे और यही हमसे पूछ रहे हैं कि शेयर फोरफीचर अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे री इशू एंट्री में। तो री इशू जब आप एंट्री करेंगे तो जो डिस्काउंट है 4000 का वो आप शेयर फोरफीचर के थ्रू एडजस्ट करेंगे, तो यानी कि 4000 से आप शेयर फोरफीचर को डेबिट करेंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। ये सवाल बेसिकली आपका जो आपके एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जुड़ा हुआ है और कहा गया कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है 6,24,000 जो है उस उतनी आपने अपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपनी इनकम दिखा रखी है और कुछ जानकारी आपको अलग से साथ में दे रखी है। आपको बता रखा है कि ओपनिंग में कुछ ये बैलेंसेस थे और क्लोजिंग में कुछ ये बैलेंसेस आपके आ रहे थे। ठीक है, आपको बताना है कि आपको सब्सक्रिप्शन साल में मिली कितनी होगी। देखो बिल्कुल लॉजिकली सोचते हैं कि मैंने अपनी इनकम दिखा रखी है कितनी, 6,24,000 की। ठीक है जी, 6,24,000 की मैंने ये इनकम दिखा रखी है। अब कहा गया कि ऐसी कुछ सब्सक्रिप्शन है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो आपको मिली नहीं है, 69,000 की है वो अभी भी। तो 69,000 मैं इसमें से घटा दूंगा, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा मुझे मिली कितनी। और कुछ ऐसी है जो कि साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग थी, वो मुझे इस साल मिल गई होगी, तो इस 55,000 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और साथ ही कहा गया कुछ सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिल गई। कितनी एडवांस में मिली हमें, इस साल 35,000 एडवांस में मिली, तो उस 35,000 को मैं यहां पे ऐड करूंगा। बट पिछले साल भी कुछ एडवांस में मिल गई थी 31,000 की, तो वो अब मुझे नहीं मिली होगी बट मेरी इनकम में ऐड होगी। तो नहीं मिली होगी तो मुझे इनकम में से घटानी पड़ेगी। तो ऐसा करके आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो नेट अगर आप इनका इफेक्ट देखेंगे तो कितना आपको नेट लेस करना है, नेट आपको इसमें से 10,000 लेस करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 6,14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी दी आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है। सवाल जो प्रैक्टिकल वाले हैं ना बहुत ट्रिकी से हैं, मतलब इतने आसान नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन उनमें करनी पड़ रही है। तो ये अच्छा लगा मुझे इस पेपर के बारे में और इसीलिए मैं आपके साथ ये पेपर डिस्कस कर रहा हूं। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और यहां पे कहा गया कि उनके ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 50,000 के, 60,000 के और 70,000 के हमें यहां पे दे रखे हैं। और ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 20,000 का 3 महीने के बाद, बी ने 25,000 का 6 महीने के बाद और सी ने 30,000 का 9 महीने के बाद। और साल के अंत में प्रॉफिट है 25,800 और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी कैपिटल रेशो में। आपको ए का प्रॉफिट शेयर बताना है। तो अब कैपिटल की रेशो निकालने के लिए यहां पे कुछ पंगा ये है कि आपको बता रखा है कि आपने जो कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया वो 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने बाद किया। तो शुरू वाली कैपिटल तो बिल्कुल ठीक है ए बी सी की, बट हमें जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी उसको यहाँ पे उनके महीने जो हैं उसके अकॉर्डिंग अपोर्शन करना पड़ेगा, उनको वेट देने पड़ेंगे कितने महीनों के लिए वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे इस सवाल को हमने अप्रोच किया। तो देखिए जैसे हम ए की बात करें तो 50,000 शुरू में थे और उसने 20,000 और लगाए जो कि 9 महीने तक बिजनेस में लगे रहे, तो हमने इसे 9/12 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही बी के केस में, ऐसे ही सी के केस में जो टोटल निकला हमने इस प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट्स जो हैं 25,800 इसको यहां पे डिवाइड किया। तो ए के निकालने थे तो 25,800 इंटू ए का 65,000 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल 2,15,000, तो ये मेरे पास 7,800 निकल कर आया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी आपके फर्म में पार्टनर्स हैं और सी जो है यहाँ पे रिटायर हो गए, उनके ड्यू सेटल नहीं हुए, रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सी जो है एंटाइटल्ड हैं क्या लेने के लिए, अपनी फाइनल सेटलमेंट तक। तो यहाँ पे सी के पास दो ऑप्शन है, या तो
वो इंटरेस्ट ले लें एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, या फिर प्रॉफिट का शेयर ले लें in proportion to his capital. Okay, in proportion to his capital, proportionate to the total capital of the firm. तो 1 और 3 दो आपके पास ऑप्शन है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रेशो जो कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है वो पहचाननी है. अर्निंग पर शेयर तो प्रॉफिटेबिलिटी वाली हो गई. प्रोप्राइटरी आपकी सॉल्वेंसी रेशो है, या आपकी इक्विटी की बात करती है कि आपके टोटल एसेट्स में क्या इक्विटी है, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को डिनोट करेगी. बाकी जीपी रेशो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, और कैपिटल टर्नओवर रेशो तो टर्नओवर रेशोस की कैटेगरी में आ जाएगी. इन FSND क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है FSND. इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर आपकी जो इन्वेंट्री अलग अलग तरीके की आती है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, डेड इन्वेंट्री इसके अंदर आती है. और F के अंदर हमारे पास फास्ट मूविंग इन्वेंट्री आ रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी. तो शेयर एप्लीकेशन मनी की बात हो रही है, और पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी आपकी यहाँ पे कितनी हो सकती है. देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी की अगर हम बात करें तो इसको लेकर कोई मैक्सिमम लिमिट आपके पास नहीं है, ये आपकी कितनी भी हो सकती है. तो अगर आपका शेयर 10 रुपए का है तो एप्लीकेशन पे आप पूरा का पूरा 10 भी मंगा सकते हैं. तो ऐसी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं डाली गई है मैक्सिमम को लेकर. तो यू कैन इवन आस्क फॉर द फुल इशू प्राइस ऑफ द शेयर अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 का बन जाएगा. Which of the following errors will cause the trial balance to be out of order, यानी कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. ₹550 the total of the sale return book has been posted to the credit of the purchase return book. तो सेल रिटर्न बुक का डेबिट टोटल होता है, आपने परचेज रिटर्न बुक में क्रेडिट में डाल दिए तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. क्रेडिट साइड टोटल ऑफ संतोष अकाउंट इज ओवरकास्ट, यानी कि ज्यादा लगा दिए 100 रुपए से, तो इस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय ₹50, तो आपकी सेल बुक जो है उसका टोटल आपने 50 रुपए से कम लगाया हुआ है, तो इस केस में भी प्यारे दोस्तों ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी 3. सवाल है, A and B are sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner with 1/5 share in the profits which he gets equally from A and B. Calculate the new profit sharing ratio. तो अभी यहाँ पे C आ चुका है 1/5 शेयर के लिए, और 1/5 में से 1/10 वो यहाँ पे A से ले रहा है और 1/10 ही B से ले रहा है. तो A का पहला शेयर है 3/5, उसमें से ये 1/10 घटाएगा तो नया शेयर निकल कर आएगा. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5/10 बन जाएगा. और ऐसी अगर मैं बी की बात करूं तो उसका पुराना शेयर 2/5 में से 1/10 घटाना पड़ेगा. इसे सॉल्व करेंगे तो 3/10 बन जाएगा. और जो हमारे पास सी है उसका शेयर 1/10 प्लस 1/10 यानी कि 2/10 का शेयर है. तो रेशो बन गई 5:3:2 की. करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स. तो बिल को रिटायर कर रहे हैं, यानी कि बिल को खत्म कर रहे हैं. आपका जो बिल जिसने एक्सेप्ट किया हुआ था यहाँ पे, अब उसकी लायबिलिटी, उसकी ऑब्लिगेशन खत्म हो रही है, तो यहाँ पे वो बिल पेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा, क्लोज कर देगा उस अकाउंट को. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूजेस ऑफ फंड्स. तो यूजेस ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं. तो फंड का मतलब बेसिकली आप वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं. तो आपके पास है ऑप्शंस यहाँ पे, ऑपरेटिंग लॉसेस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस, नॉन ट्रेड पेमेंट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स. तो प्यारे दोस्तों, अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो और उसके बदले आप शेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका कोई वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो नहीं हो रहा, आप उसके बदले शेयर्स इशू कर रहे हो, तो दिस इज क्लियरली नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फंड. बाकी सब में कहीं ना कहीं आपके फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फंड्स आपसे जा रहे हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बनेगा. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which statement is true for the difference in capital and revenue expenditure. Capital expenditures are for short run whereas the revenue expenditures are for the long run. तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लॉन्ग रन के लिए होते हैं और रेवेन्यू शॉर्ट रन के लिए होते हैं. Capital expenditures are defined for the industry whereas the revenue expenditures are defined for the firms. ये वाला भी आपका गलत होता है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर्स को आप
किसी फर्म लेवल पे तो डिफाइन कर सकते हो, बट इंडस्ट्री लेवल पे खर्चों को डिफाइन कर देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक फर्म के लिए अलग अलग खर्चे ये हो सकते हैं। किसी के लिए कोई खर्चा कैपिटल हो सकता है और किसी के लिए सेम खर्चा रेवेन्यू भी हो सकता है। Capital expenditures are recorded in the books of business, whereas the revenue expenditures are need not to record in the books of accounts. तो ऐसा नहीं है जी, दोनों खर्चे किताबों में रिकॉर्ड किए जाते हैं। Capital expenditures increase the earning capacity of the business, whereas the revenue expenditure are incurred to maintain the earning capacity. तो बिल्कुल जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, बड़ा खर्चा करते हैं, उससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका रोजमर्रा रूटीन का खर्चा है, जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी केवल और केवल मेंटेन रहती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का रहेगा। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bill of rupees 2000 for old office furniture sold to Mr. Rajesh was entered in the sales book. तो हमने इसे सेल्स बुक में एंटर कर दिया। The book value of the furniture sold was rupees 2500. What will be the rectified journal entry? तो देखिए जी, आपने क्या किया, आपने सेल्स बुक में इसे रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने एंट्री क्या कर दी होगी, पहले तो ये सोचना है जी। आपने एंट्री कर दी होगी क्या, राजेश को डेबिट कर दिया होगा, कितने से, 2000 से, और सेल्स को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 2000 से। अब देखिए, आपका जो सेल्स है वो 2000 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये आपने गलत कर दिया, तो इसको तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ, राजेश से आपको 2000 ही मिलेंगे, राजेश तो आपको 2000 ही देगा, चाहे सेल्स के बदले दे चाहे फर्नीचर के बदले दे। तो सेल्स को तो आपको डेबिट करना पड़ेगा जी 2000 से। अब आपने अपना फर्नीचर बेचा है और फर्नीचर की बुक वैल्यू 2500 है, तो फर्नीचर को क्रेडिट कितने से करेंगे, फर्नीचर को पूरे 2500 से ही क्रेडिट करेंगे। और जो बैलेंस 500 होगा, दैट इज गोइंग टू बी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे बनेगा। और ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री जो बन रही है, ये हमें ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। From the following, which is not a limitation of ratio analysis? Ratio analysis का इनमें से कौन सा limitation नहीं है? Possibility of window dressing, तो window dressing हम बिल्कुल कर सकते हैं। Inherent limitation of accounting records, जो आपके accounting records होते हैं उसमें भी कुछ inherent limitations हैं, जैसे वो historical basis पे बनाई जाती हैं। Aid in planning and forecasting, ये तो रेशियो एनालिसिस का फायदा है, एडवांटेज है, ये लिमिटेशन नहीं है। और इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस या फिर इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो भी एक लिमिटेशन बनता है रेशियो एनालिसिस का। सो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगी, बिकॉज इट इज नॉट अ लिमिटेशन, रेदर इट इज अ बेनिफिट ऑफ रेशियो एनालिसिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद, तो ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपका अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस का एक टेक्निक है, जिसमें आप अपने आरओई को ब्रेक डाउन करते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी को ब्रेक डाउन करते हो 3 कंपोनेंट्स में। एक तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, और एक एसेट टर्नओवर रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो इसके अंदर एक कंपोनेंट नहीं बनता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Suresh retires from the firm and his share was acquired by Naveen and Tarun in the ratio 2:1. What will be the new profit and losses sharing ratio of Naveen and Tarun? तो नवीन, सुरेश और तरुण 3 पार्टनर्स है हमारी फर्म में, और 5:3:2 की रेशियो में वो यहाँ पे प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं। अब सुरेश जो है वो फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, और सुरेश का जो शेयर है वो कितना शेयर है, यहाँ पर सुरेश का शेयर बनेगा 3/10 का। और इसे नवीन और तरुण ने एक्वायर किस रेशियो में कर लिया, 2:1 में, यानी कि नवीन कितना ले लेगा, नवीन इसमें से 2/10 ले लेगा, और तरुण इसमें से कितना ले लेगा, तरुण इसमें से 1/10 जो है वो यहाँ पे ले लेगा। तो नवीन का पहले शेयर कितना था, 5/10 था, उसमें अब 2/10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 7/10 इसका शेयर हो गया। और तरुण का पहले शेयर था 2/10, इसमें 1/10 ऐड हो गया, तो ये 3/10 यहाँ पे बनेगा। तो इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो यहाँ पे बनेगी, इट इज गोइंग टू बी 7/10:3/10 या फिर 7:3। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीक्रेट रिजर्व कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो सीक्रेट रिजर्व आप किस तरीके से बना सकते हैं? तो सीक्रेट रिजर्व्स हमारे पास कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि हमारे पास सीक्रेटली हमने एक्यूमुलेट कर लिए, हमारी किताबों में नहीं दिख रहे, बट ये हमने चुपके से एक्यूमुलेट कर लिए। कैसे एक्यूमुलेट कर लिए? हमने अपनी किताबों में अपने जो एसेट्स हैं उनको सही से नहीं दिखाया, हमारी जो बैलेंस शीट में पोजीशन दिख रही है
वो उतनी बढ़िया नहीं दिख रही, बट वास्तव में उससे बहुत बेहतर है हमारी सिचुएशन। ऐसे ही हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी कुछ ज्यादा दिख रही हो सकती है, बट असल में उतनी लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे कुछ आप ट्रांजेक्शन्स करके, ऐसी कुछ एडजस्टमेंट्स करके आप सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट कर सकते हो। तो सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट कर सकते हो? आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दो। आपने फिक्स एसेट खरीदा, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। बैलेंस शीट में लगेगा कि पोजीशन अच्छी नहीं है, आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा इससे, बट वास्तव में आपकी पोजीशन अच्छी होगी। अगर आप अपनी लायबिलिटीज को ओवर वैल्यू कर देते हो, लायबिलिटीज को ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हो, तो लगेगा कि सिचुएशन इतनी बढ़िया नहीं है, बट वास्तव में वो लायबिलिटी आपकी वैल्यू जो है उसकी कम है और आपकी सिचुएशन बढ़िया होगी। तो अगेन एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। अब देखो सेकंड दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट शोन इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखा रहे हो तो आप अपनी कोई लायबिलिटी नहीं दिखा रहे। अगर लायबिलिटी आप नहीं दिखा रहे हो तो बेसिकली यहां पे हमारी जो सिचुएशन है वो आप बैलेंस शीट में ज्यादा बढ़िया दिखा रहे हो, असल में उतनी बढ़िया है नहीं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इससे मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट 1 और 3 जो है उससे आई एम सेटिस्फाइड, एंड इसीलिए ऑल ऑफ द अबव को मैं मार्क कर सकता हूं मेरा आंसर। बट स्टिल आई वुड लाइक यू गाइस कि आप बताइए आपको क्या लगता है पॉइंट नंबर 2 के बारे में। If a dividend of 40% is declared on a share of face value of rupees 10, having market price rupees 50, then the actual return to the investor will be. अब आपका जो यहाँ पे डिविडेंड है वो 40% दिया जा रहा है। अब 40% किस पे दिया जाएगा? शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू पे दिया जाएगा, मार्केट प्राइस के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो 40% किसका? रुपीज 10 का। तो डिविडेंड आपको 4 रुपए मिल रहा है और शेयर का मार्केट प्राइस 50 रुपए है, तो इन्वेस्टर को रिटर्न कितनी हो रही है? देखो 50 रुपए का शेयर खरीदा, उस पर 4 रुपए का डिविडेंड मिला, तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपकी रिटर्न यहाँ पे 8% की निकल कर आ जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, According to R.N. Carter, dash is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth. ऑप्शंस आपके सामने, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, आपको चूज करना है। अगर देखो आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली पता है कि क्या डेफिनेशन किसने दी है तो आप आंसर कर लोगे। अगर नहीं भी पता, देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है। जो रिकॉर्डिंग का काम है वो आपका अकाउंटिंग के दायरे में तो आता है, बट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, काफी वाइड है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर केवल और केवल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो ये ज्यादा स्पेसिफिकली बुक कीपिंग से जुड़ा होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बुक कीपिंग का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब ये सिंकिंग फंड मेथड जो रहते हैं डेप्रीसिएशन का, इस मेथड के अंदर आप अपने डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो एक अलग अकाउंट में डालते हो, इकट्ठा करता रहते हो, उस पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, ताकि बाद में जब आपको एसेट रिप्लेस करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट को बेच के एसेट रिप्लेस कर लो। जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है उस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, डेप्रीसिएशन का अमाउंट तो हर साल सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अभी हमारे पास सवाल है, द डिफरेंस इन बोथ द बैलेंसेस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक may not arise due to which of the following reasons। इन दोनों में डिफरेंस अराइज नहीं होगा, किसकी वजह से? टाइमिंग। देखो टाइमिंग डिफरेंसेस तो हमारे हो सकते हैं जी। टाइमिंग का मतलब तो ये हुआ कि आपने बैंक में जो चेक है वो लगा दिया, पर बैंक ने उसे बाद में क्लियर किया, तो टाइम का डिफरेंस हो गया, बैलेंस डिफरेंस हो गए। एरर्स की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं, बट लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, इसकी वजह से थोड़ी डिफरेंसेस होंगे। अकाउंटेंट लोग तो वैसे ही ये पसंद नापसंद जैसी चीजों से दूर रहते हैं, ये तो बिल्कुल ही अनइमोशनल से लोग होते हैं, टेक्निकल से लोग होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक फॉर वर्मा ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको 2,40,000 दे रखा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000।
तो कैश बुक से आपको पासबुक के बैलेंस पे जाना है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसका प्लस माइनस करते हैं। तो आपने चेक इशू कर दिए, तो आपने अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें अमाउंट घटा दिया होगा कि मेरा बैलेंस घट गया, बट क्योंकि वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक वाला बैलेंस आपका एक्चुअल में घटा नहीं है। तो बैंक वाला बैलेंस अभी आपका ज्यादा है, कैश बुक में कम है। तो कैश बुक से बैंक वाले बैलेंस पे पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, ये 1,36,000 का जो अमाउंट है ये इसके अंदर आप ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू ₹90,000। आपने कुछ चेक बैंक में जमा करवा दिए और आपने अपना जो कैश बुक में बैंक बैलेंस है वो भी इंक्रीज कर दिया होगा, बट बैंक ने आपको उनका क्रेडिट अभी नहीं दिया, उनको क्लियर नहीं किया। तो बैंक में बैलेंस अभी भी कम है, तो कैश बुक वाले बैलेंस को भी कम कर देते हैं, 90,000 से कम कर देते हैं जी। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। देखो बैंक चार्जेस पासबुक में आ रहे होंगे, कैश बुक में नहीं आ रहे, तो कैश बुक में भी इसको माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू ₹1250। तो बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है जो पासबुक में तो आ रहा होगा बट कैश बुक में नहीं आ रहा होगा, तो कैश बुक में भी इसे ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, 1250 को ऐड कर देते हैं और हमारा यहाँ पे बैंक बैलेंस निकल कर आ जाएगा एज पर पासबुक। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे करेंगे प्यारे दोस्तों, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2,86,950। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। The details pertaining to a company for the year 2022 are: करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है 1.25:1, इन्वेंट्री दिया हुआ है ईयर एंड पे 21 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका जीरो है। आपको करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स है, करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स है, तो इस केस में आपके करंट एसेट्स कितने हो गए, करंट एसेट्स आपके 2.5 गुना है, यानी कि करंट एसेट्स आपके कितने हो गए 2.5x हो गए। और ऐसे ही आपके लिक्विड रेशियो 1.25:1 है, तो लिक्विड एसेट्स आपके कितने हो गए 1.25x यहाँ पे हो गए। अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली आपका इन्वेंट्री ही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जीरो ही है जो बता रखी हैं। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 21 लाख, ये इक्वेशन आपका बन गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 1.25x इज इक्वल टू 21, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 21 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 16,80,000 का प्यारे दोस्तों निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। How is interest on debentures typically treated in the financial statements of a company? तो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या ट्रीट किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। देखो जी, लायबिलिटी या एसेट तो ये आपका बेसिकली नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये कोई अनपेड वगैरह हो तो ये बात आती है। ये आपका एक एक्सपेंस है, एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ये आपको पे करना ही होगा, अगर आपके प्रॉफिट्स हो तब भी, नहीं हो तब भी। सर हम इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों नहीं मानेंगे? देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये नहीं है आपका, ये आपका बेसिकली एक फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग है ये, क्योंकि आपने फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है डिवेंचर्स को इशू करके, और ये कोर ऑपरेशन से आपका जुड़ा हुआ नहीं है, ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है। तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not exempted from GST? जीएसटी जानते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये आपका, आज की डेट में सारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं उस पर ये जीएसटी लागू होता है, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करी हुई है जी। देखो इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। कभी आपने देखा है कि बैंक आपसे जो इंटरेस्ट आपकी खाते में डाल रहा है उस पे जीएसटी आ रहा हो, या फिर आपसे जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ उस पे जीएसटी लगा रहा हो? तो ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय दी स्टाफ, देखो जो आप अपने स्टाफ को सैलरी वगैरह खर्चे वगैरह देते हो उस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। इंटर स्टेट सेल, अब अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान बेचा या विद इन द स्टेट भी बेचा तो जीएसटी तो लगेगा ही ना। जीएसटी ऐसा थोड़ी है कि सेम स्टेट में सामान बेचोगे तभी लगेगा यार, जीएसटी तो सभी सप्लाई पे लगेगा, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, तो ये तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो हाँ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सरकार को दे रहे हो तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।
accounting for retirement benefits in the financial statements of employers comes under which Indian accounting standard? तो कौन सा एएस है बेसिकली जो आपका अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट से डील कर रहा है? देखो सवाल में ऊपर लिख रहे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस लग रहा है पूछ रहे बट नहीं, ऑप्शंस जो दिए हुए वो क्लियरली एएस एएस के दिए हुए, नहीं तो इंड एएस लिखा होता अगर वो इंड एएस स्पेसिफिकली पूछ रहे होते। तो जनाब यहाँ पे आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो एस 15 के अंदर आते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा। Original cost of the asset is rupees 2,50,000. Useful life of the asset is 10 years. And net residual value is estimated to be 50,000. Calculate the amount of depreciation to be charged every year. तो एक एसेट आपने खरीदा 2.5 लाख का, उसे 10 साल इस्तेमाल करोगे, 10 साल के बाद 50,000 का बिक जाएगा। तो यार मोटा मोटी खर्चा आपको कितना पड़ा? 2.5 लाख में से 50,000 तो मिल ही जाएगा, तो 2 लाख है आपका बेसिकली। ये 2 लाख का अमाउंट आपको 10 सालों में स्प्रेड करना है। तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे यार? 20,000 का लगा दोगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। मैं लॉजिकली करना पसंद करता हूं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उससे भी आपका आंसर 20,000 ही आएगा। चलिए सवाल है, अ कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, total assets of 90 lakh and return on assets of 9%, its total asset turnover ratio would be। अब सवाल एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये सवाल आपको लगता है यार ये तो क्या पूछ लिया है ना, ये तो ऐसा लग रहा है ये बताया नहीं पर पूछ रहा है ये चीज। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? इसमें दो चीजें आती है, एक आपका टर्नओवर आएगा और आपका यहाँ पे आएंगे आपके जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। दो चीजें आती हैं एसेट टर्नओवर रेशियो में। अब टोटल एसेट्स तो सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन है, बट आपको यहाँ पे टर्नओवर गिवन नहीं है। टर्नओवर आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते वो देखते हैं। देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का है, तो मैं कह सकता हूं मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स अगर मैं करूंगा तो ये मेरा कितना बनता है? तो ये मेरा 5% बनता है, ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है। और मेरे को यहाँ पे एक और चीज भी बता रखी है कि मेरा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो यहाँ पे कितना है? वो यहाँ पे 9% का है। ये चीज मेरे को यहाँ पे बता रखी है। देखो रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली क्या हुआ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय माय एसेट्स इज इक्वल टू कितना? मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9। अब देखो इस केस में मेरे को चाहिए क्या? मुझे चाहिए सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये मेरे को चीज बेसिकली यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है नेट प्रॉफिट। तो इन दोनों इक्वेशंस को किसी तरीके से बराबर बना दूं तो मैं यहाँ पे अपना टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर सकता हूं, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं जी। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो ये बेसिकली क्या कहती है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 सेल्स। और दूसरी वाली क्या कहती है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू माई एसेट्स। अब ये दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों नेट प्रॉफिट तो बराबर ही होंगे ना। 5 बाय 100 सेल्स इज इक्वल टू 9 बाय 100 एसेट्स। अब सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स कर देता हूं और ये 5 बाय 100 दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या? उल्टा हो जाएगा। ये 100 तो कट ही गया और 9 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास क्या बना? 1.8 ये यहाँ पे बन गया। देखो सवाल में लग रहा था ये टोटल एसेट्स की जानकारी काम आएगी, बट काम ये आई नहीं। 5% और 9% दिया हुआ था, आप उसी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनने वाला है। चलिए अगला सवाल है, डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जनाब आपके जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो क्या होगा? प्रॉफिट, इनकम, गेन या फिर रेवेन्यू? देखो जो टोटल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर रेवेन्यू। रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करोगे तो प्रॉफिट, इनकम, गेन निकलेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 रेवेन्यू का बनेगा। Proposed dividend for the current year is shown under which heading? तो डिविडेंड आपके डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया, बट ये एक्चुअल लायबिलिटी तब बनेगा जब शेयर होल्डर्स इसे आपकी जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देंगे। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अभी केवल एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा।
Which source document is issued if a customer returns goods previously invoiced or the customer is allowed further discount? तो आपने कस्टमर को कोई सामान बेचा, वो सामान वापस आ गया या आपको उस पर और डिस्काउंट देना पड़ा, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप इशू करेंगे? देखो, जब आप कस्टमर को सामान बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो? लेट सपोज आपने मिस्टर श्याम को सामान बेचा, तो आपने क्या किया होगा? श्याम अकाउंट को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा टू सेल्स। आपने ये एंट्री अपनी पास कर दी होगी। लेट सपोज आपने 1000 का सामान बेचा था, तो 1000 की एंट्री आपने यहाँ पे पास कर दी। अब श्याम कह रहे कि नहीं, ये 100 रुपए का सामान मैं वापस करना चाहता हूँ, ये सामान मैं वापस नहीं करूंगा, आप मेरे को 100 रुपए का इसमें छूट दे दो। तो यार मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को शाम से 1000 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 100 का सामान यहाँ वापस आ रहा है, तो मेरे को 900 ही मिलेंगे। तो शाम को डेबिट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने 1000 से अब इसको 900 पे लेके आना है, तो इस अकाउंट को 100 रुपए से कम करना पड़ेगा। शाम को 1000 से डेबिट किया था, तो अब शाम को 100 से क्रेडिट करूंगा, शाम को 100 से क्रेडिट करूंगा। और ये जो शाम को मैं 100 से क्रेडिट कर रहा हूं, इसके बदले इसको एक अकाउंट, एक डॉक्यूमेंट इशू कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट। ये लीजिए श्याम जी, आपके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया अपनी किताबों में, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न या जो भी आपका डिस्काउंट वगैरह वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी बनेगी, क्रेडिट नोट आपका यहाँ पे इशू हो जाएगा। प्रिंस लिमिटेड wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value of rupees 60,000 at a gain of rupees 8,000. The amount to be reported in its cash flow statements under investing activities is. तो प्रिंस लिमिटेड अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहती है। उसने अपना इक्विपमेंट बेचा 60,000 का और उस पे गेन हो गया 8,000 का। अब देखो, इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आपको बता रखी है, बट ये नहीं बताया कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट कितने का बेचा हुआ है, कितने का बेचा हुआ है ये आपको नहीं बताया हुआ है। आपको सिर्फ इतना बता रखा है एट अ गेन ऑफ रुपीज 8,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा? तो देखो 100% क्लैरिटी क्योंकि नहीं हो रही है कि ये जो बुक वैल्यू है ये ओरिजिनल बुक वैल्यू है या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं था कोई डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन चल रहा हो। तो ये वाले अकाउंट का जो आंसर है, इन्होंने ये वाले जो क्वेश्चन का आंसर है इन्होंने ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया था। तो इसका आंसर यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, तो ये सवाल को आप अभी स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो सवाल है, रामा लिमिटेड forfeited 40 shares of rupees 10 on which rupees 7 were called up and the shareholder had paid rupees 5 of these. 30 shares were reissued at rupees 6 per share. The amount transferred to capital reserve account will be. देखो 40 शेयर हमने जब्त कर लिए, फोरफीट कर लिए। 10 रुपए का शेयर था, बट उसपे 7 रुपए ही कंपनी ने कॉल अप किए थे और शेयर होल्डर ने 5 ही दिए थे। तो ये जो 5 दिए, ये 5 रुपए हमने जब्त कर लिए। अब 40 में से 30 शेयर हमने री इशू कर दिए 6 रुपए पर शेयर पे। तो डिस्काउंट कितना दिया ये बता दो। सर 7 रुपए कॉल्ड अप है और 6 रुपए का हमने शेयर इशू किया, तो यानी कि 1 रुपी पर शेयर का जो डिस्काउंट है वो हमने यहाँ पे एक शेयर पे दिया है। देखो, अगर इस सवाल के अंदर लिखा होता ना फुली पेड अप, इसके आगे लिखा होता पर शेयर फुली पेड अप, अगर ये लिखा होता तो आप इसे 10 का मानते, बट ये नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे 7 का ही मान के चलोगे, डिस्काउंट 1 रुपए का ही रहेगा। तो जनाब, आपने यहाँ पे 5 रुपए जब्त किए थे, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। कितने शेयर्स पे? जितने री इशू किए, यानी कि 30, 120 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। Correct answer is going to be option number 3. Which of the following is not correct for provisions? तो बहुत सारी provisions आप किताबों में बनाते हैं जी। Provision for doubtful debts, provision for discount। तो अभी आपका पहला ऑप्शन है, it is created for a known liability। liability हमें known होती है, pertaining to current accounting period, the amount of which is not certain। हाँ, liability पता होता है कि arise होगी, कि bad debts तो होंगे, but amount कितना होगा ये नहीं पता। इट रिड्यूसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तो बिल्कुल आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट निकालते हुए आप प्रोविजंस को लेस करते हो। इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। देखो यहाँ पे देखो, जो आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन जो आप बनाते हो वो बेसिकली आप अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए, आपका जो पी एंड एल है उसमें सही पिक्चर दिखाने के लिए बनाते हो। जो आपके रिजर्व्स आप बनाते हो ये बेसिकली आपकी बैलेंस शीट में जाते हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। तो 3 वाला पॉइंट ज्यादा रिजर्व से जुड़ा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हाँ जी ये चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट होते हैं, तो ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो कई बार कंपनीज अपनी कुछ कैपिटल का हिस्सा रिजर्व कर लेती हैं कि जब कंपनी बंद होगी, तो जब बंद होते हुए समय पैसे की जरूरत होगी तो वो कैपिटल का हिस्सा हम शेयर होल्डर से मंगा लेंगे। अभी नहीं मंगा रहे वो हम। तो जनाब ये वो हिस्सा है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट कंपनी उसे कॉल नहीं कर रही है, कॉल अप नहीं कर रही है। कंपनी कह रही है हम कॉल तो तभी करेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी। सो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो सब्सक्राइब हो चुका है बट कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, कॉल वाइंडिंग अप के समय ही किया जाएगा। Dash are the customs, usage or practices followed by accountants as a guide in the preparation of financial statements। देखो जहां पे ये कस्टम की बात आ जाए, कस्टम बेसिकली आपकी क्या हो गई, प्रथाएं हो गई ना, जो चलती आ रही हैं। और प्रथाएं बेसिकली क्या होती है, कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशन जो कन्वेंशनल चीजें चली आ रही हैं, पीछे जमाने से चली आ रही हैं, वही कन्वेंशंस होती हैं, आपकी रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मैचिंग बनेगी ना वो कस्टम और कन्वेंशन की बनेगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का होगा। A dash gross profit ratio achieved by an organization compared to that of an industry's average indicates the organization's successful attempt to produce at a relatively lower cost। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी क्या होगी जिससे हमें पता चलेगा कि यार आपकी कॉस्ट तो कम है। तो कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, बेसिकली ज्यादा होगा, हाई होगा प्रॉफिट आपका। तो अगर आपका प्रॉफिट हाई है तो इट मींस आपकी कॉस्ट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यहाँ पे हाई होनी चाहिए, तभी ये चीज डिपिक्ट होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। Which among the following is called the principal book of accounts? तो यहाँ पे ऑप्शंस है कैश बुक, लेजर, सेल्स बुक और पासबुक। तो जो आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो सबसे पहली जो आपकी ट्रांजैक्शन जाती है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाती है, जिसे आपका जर्नल बोला जाता है। और जनरल के बाद सारी ट्रांजैक्शंस आपकी जाती हैं लेजर में, और लेजर को बेसिकली प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है क्योंकि इसमें सभी खाते आ जाते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस अपने अपने खातों में चली जाती हैं, और इन्हीं के माध्यम से आपका जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों बनेगा। Old partners A, B, and C's old profit sharing ratio is 3:2:1. D is admitted as a new partner. It is agreed among the partners that the new ratio between C and D will be same as between A and B. Further, the relative ratio of A, B, and C will remain unchanged. What will be the new profit sharing ratio between A, B, C and D? तो देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल में कि पहले आपकी जो रेशो है 3:2:1 है, अब नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर्स की रेशो बिल्कुल वही रहने वाली है। ए और बी का जो रेशो है वही सी और डी का रहेगा। तो ए और बी का रेशो क्या है 3:2। तो सी और डी का रेशो भी हमें इसी में लेकर आना पड़ेगा। तो जनाब आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से सोचिए कि मेरे को ये जो 1 है ना, इस 1 को मेरे को 3 बनाना है, इस 1 को मेरे को 3 बनाना है, तभी कहीं ना कहीं कुछ बात जो है वो यहाँ पे बन पाएगी। तो 3:2:1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9:6:3, एक ही बात है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो अब ये जो 9:6 है ये बेसिकली 3:2 है, और जो मेरा नया पार्टनर आएगा वो भी यही रेशो मेंटेन करेगा, यानी कि वो 3:2 यहाँ पे ले लेगा। तो 9:6:3:2 की रेशो बनेगी। आप ऑप्शंस को भी डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑप्शंस को भी डायरेक्टली देखें और देखें कि कौन सी ऐसी है जिसमें 3:2 दोनों की बन रही है, पुरानों की भी और नई की भी, दोनों की 3:2 की रेशो बन रही है। तो आप देखेंगे ये 2 और 3 बिल्कुल सेम है, और ये 2 और 3 ही बेसिकली आपके जो आंसर है वो यहाँ पे बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली 9:6:3:2। In case of dishonor of a check, discount received, discount allowed, and the cancellation of discount received or discount allowed are recorded through। तो ये सब आपकी जो एंट्रीज हैं वो कौन सी किताब में लिखी जाती हैं, जर्नल, प्रॉपर, कैश बुक, बैंक अकाउंट या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो ये सारी आपकी एक्स्ट्रा वाली ट्रांजैक्शंस है जिनको और कहीं जगह नहीं मिलेगी,
और इसीलिए इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है आपका जो जर्नल प्रॉपर है, जो बेसिकली आपका रेजिडुअरी बुक रहती है, उसके अंदर ये आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। A, B, and C are partners sharing profits in the ratio 7:5:4. C died on 30th June 2022। बताइए, C की मृत्यु हो गई 30 जून 2022 को। प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22 वर ₹24,000। पिछले साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून 2022 विल बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट। देखो, सी मर गया बेचारा, बट 3 महीने काम करके गया, तो 3 महीने के प्रॉफिट्स जो हैं हम उसके लीगल हेयर को जरूर पहुंचाएंगे। तो कितना प्रॉफिट पहुंचाया जाए बताइए। तो पिछले पूरे साल का प्रॉफिट 24,000 था, ठीक है जी। तो हम ये लगा सकते हैं कि पिछले पूरे साल 12 महीने का प्रॉफिट 24,000 था, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 3/12 आप कर लीजिए, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा है 4, यानी कि 4/16 सी का हिस्सा है। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 1,500 रुपए का हिस्सा यहाँ पे बनेगा। तो हमने पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे ही सी के लीगल हेयर को यहाँ पे अपने पैसे पकड़ा दिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not an objective of ratio analysis? तो रेशियो एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव डायरेक्शन एक्सप्रेसिंग ट्रेंड शोइंग चेंजेस इंटर फ्रॉम कंपैरिजन। देखो, ट्रेंड और चेंजेस और कंपैरिजन तो इससे डेफिनेटली पता लगते हैं, बट इफेक्टिव डायरेक्शन बेसिकली ये एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये रेशियो एनालिसिस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not a key feature of a computerized accounting system? तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका कौन सा की फीचर यहाँ पे नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल सारा काम ऑटोमेटिकली होगा आपका। रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी। एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस प्रोसेसेस लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बिल्कुल इन्वेंट्री भी आपकी कंप्यूटर में ही मेंटेन हो जाती है, बट इंटरनल कंट्रोल तो आपको रखना ही पड़ेगा। कंट्रोल रखने तो जरूरी है, स्पेशली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे, तो कंट्रोल तो होने चाहिए। आप पासवर्ड्स वगैरह भी लगा के रख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज लेड डाउन फॉर, तो हमारा जो IAS 29 है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो IAS 29 बेसिकली आपका हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं, इससे जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which ratio indicates proportion of the owner's fund to total fund invested in the business? ऑप्शंस हैं डेट इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो, डेट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सी रेशो है जो बताएगी कि ओनर फंड, जो बेसिकली शेयर होल्डर का फंड्स है, डिवाइडेड बाय योर टोटल फंड्स या फिर टोटल एसेट्स, ये किस में आएगा, कौन सी रेशो आपको बताएगी। तो ये हमारी प्रोप्राइटरी रेशो या फिर इक्विटी रेशो होती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। डेट इक्विटी रेशो में डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी आता है, डेट रेशो में डेट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशो में तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप। It is not limited to a specific venture. It is limited to a specific venture. It is carried on under the firm's name. It is a continuing profit seeking enterprise. देखो, पार्टनरशिप आपकी कंटिन्यूइंग प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज हो सकती है, आज कुछ और काम कर रही हो सकती है, कल कुछ और काम कर रही हो सकती है, कोई स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं बनाई जा रही है, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। सो यहाँ पे इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत से और वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इस सेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और एवर स्टडी क्लासेस का ऐप फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारे कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिख रही है। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।